लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के प्राचीन इतिहास के दो टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल और दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें हाईलाइट किया गया है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पे आपकी नज़र सबसे पहले पड़े। ठीक है, तो वैसे ही आकर्षक तरीके से इस नोट्स को बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हम आपके लिए ऐसे ही ये जो जीके का सीरीज शुरू हुआ है इसमें हम ल्यूसेंट के बुक से टॉपिक वाइज जो क्रम के अनुसार है उसमें कंटेंट जो क्रम जिस क्रम में है उसी क्रम में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को ख़त्म किया गया है, पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग जाके अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला हमारा देख लेते हैं टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको है। ठीक है, तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया हो, ठीक है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि उस समय के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है। तो जिस काल में मनुष्य लिखना नहीं जानता था उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रागैतिहासिक काल देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। वो क्या क्या है? तो प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरी, ठीक है, आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो एक एक करके सभी को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखते हैं आदि ऐतिहासिक। थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए आप आध का मतलब आधा लिखिएगा, आधा समझिएगा। ठीक है, आदि ऐतिहासिक किसे कहते हैं? तो आधा समझिए। आधा मतलब जब उस समय आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल में लेखन कला के प्रचलन थे, ठीक है, लेखन कला का प्रचलन था, लेकिन उसके बाद उस स्क्रिप्ट को, उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। ठीक है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि लिखने तो आया लेकिन हम लोगों को उस लिपि को पढ़ने नहीं आया, यानी कि लिखने आया पढ़ने नहीं आया, तो आधा हुआ। ये केवल एक ये कंसेप्ट नहीं है, बस एक आपको एक रिलेट किया जा रहा है ताकि आपको याद रहे कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास किसे कहा था। तो आदि ऐतिहासिक काल उसे ही कहते हैं जिसमें लेखन कला का प्रचलन था लेकिन उस लेख को हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इतिहास किसे कहते हैं? तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, जैसे कि धार्मिक ग्रंथों में, विदेशियों द्वारा जो किताब लिखे गए हैं, पुस्तकें, उनमें विवरण दिया गया है। तो उसी काल को इतिहास कहा जाता है जिसमें लेखन कला भी प्रचलित था और उस लेखन को यानी उस लेख को पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो इतिहास उसी को कहते हैं जिसका कोई लिखित विवरण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे के टॉपिक को। ज्ञानी मानव, जिन्हें होमोसेपियंस कहा जाता है, का प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मानव, ज्ञानी मानव है, उनका प्रवेश धरती पे कब हुआ था? तो आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का जो मुख्य आधार होता था वो शिकार होता था। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता था? उस समय पशुओं को मारता था और उसे खाता था उन्हें। ठीक है, कच्चा खाता था। अब देखिए, शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ है और पहिए का नवपाषाण काल में हुआ है। इसको याद रखने के लिए एक तरीका याद कर दीजिएगा, रिलेट कीजिएगा एक शब्द से। जब कहीं आग लगता है तो पूरा साफ कर देता है, यानी कि पूरा का पूरा जो भी संपत्ति है, जो भी चीज़ है, पूरा जला देता है। तो पूरा से याद रखिएगा, आग का जहाँ भी होगा पूरा साफ कर देगा। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। ऐसे याद रखेंगे कि आग पूरा जला देता है, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। जब गाड़ी बना तो नया चीज़ बना। ठीक है, यानी कि किसी गाड़ी कैसे बनता है? पहियों के द्वारा ही तो बनता है, बेस तो पहिया ही होता है। तो पहिया जब बना तो नया चीज़ बना, तो नया से रिलेट कीजिएगा नवपाषाण काल।
इसको ऐसे याद रखेंगे, हल्के में नहीं लीजिएगा, याद रखेंगे। आजकल का जो एग्जाम हो रहा है डीपली पूछा जा रहा है, तो जो चीज़ हाईलाइट नहीं किया गया उन पे भी ध्यान देंगे। जो चीज़ जो हाईलाइट किया गया जिस शब्द को, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा जिन्हें हाईलाइट नहीं किया गया वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, अब डीपली पूछा जा रहा है एग्जाम में प्रश्नों को, तो याद रखेंगे। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। यहां देखते हैं मनुष्यों में जो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई वो नवपाषाण काल में हुई। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, याद रखेंगे, कोई चीज़ की जब इच्छा होती है वो नहीं मिलती है तब तक हम उसके लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जैसे मिलता है उसके प्रति जो इच्छा होती है यानी कि जो आकर्षण होता है कम हो जाता है। यानी जब तक मनुष्य चक्के का निर्माण नहीं किया था तब तक घूमते फिरता था, लेकिन जैसे नवपाषाण काल में चक्के का निर्माण हुआ यानी गाड़ी बन गया, उस समय उनमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई। ये बस एक कंसेप्ट नहीं है, बस एक तरीका है जिससे याद किया जा सके, ठीक है। तो देखिए अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति हुई नवपाषाण काल में हुई, जिसमें चक्के का निर्माण हुआ, और उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ये पूछा जाता है प्रश्न कि मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया, तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। और इसी को पालतू बनाने के पीछे का औचित्य ये था कि ये शिकार में काफ़ी मदद करता था, ठीक है। तो शिकार के लिए और रक्षा के लिए जो कुत्ता है सबसे पहले पालतू बनाया गया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। ये भी पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, तो तांबा धातु का उपयोग किया, ये याद रखेंगे। उसके द्वारा बनाया जाने वाला जो प्रथम औजार था वो क्या था, कुल्हाड़ी था, ये भी याद रखेंगे। सबसे पहले तांबा धातु, उसके बाद जो प्रथम औजार बनाया गया था वो था कुल्हाड़ी। और इसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ है, तो अति रंपकम से हुआ है, अति रंपकम से हुआ था, ठीक है। कुल्हाड़ी जो मिला है हम लोग, कुल्हाड़ी का जो साक्ष्य मिला है अति रंपकम से मिला है। अब देखते हैं कृषि का आविष्कार जो हुआ है नवपाषाण काल में हुआ। याद देखिएगा नवपाषाण काल में क्या हुआ था, तो मनुष्यों में अस्थायी निवास होने लगा, ठीक है। उसके अलावा उस समय चक्के का निर्माण हुआ, उसके अलावा कृषि करना सीख गए मनुष्य जो है, उस समय मानव जो है कृषि करना सीख गए। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो है वो कहाँ है, पश्चिमी बलूचिस्तान में है, ठीक है। और कृषि के लिए सबसे पहले जो फसल अपनाई गई थी वो गेहूं है, याद रखेंगे, गेहूं या जौ दोनों था, ठीक है। यहाँ पे जौ होना चाहिए, यहाँ पे जौ होगा। तो याद रखेंगे कृषि का आविष्कार जो हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ, और कृषि के लिए जो सबसे पहली फसल अपनाई गई थी वो गेहूं और जौ थी, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। याद रखेंगे जो कृषि के लिए अपनाई गई गेहूं और जौ, लेकिन प्रयोग हुआ था सबसे पहले चावल का। आगे देखते हैं कृषि का प्रथम उदाहरण जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। याद रखिए कृषि का प्रथम जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है, इसको याद रखेंगे। और कोल्डी हवा का जो संबंध है वो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी कि सबसे पहले जो चावल के प्राचीन साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से, किस स्थान से मिले थे, कोल्डी हवा से मिले थे। आगे देखते हैं भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणी कालीन औजारों की खोज की, ठीक है। तो पुरापाषाणी कालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, ठीक है। और कब की थी, 1863 यानी कि 1863 में की थी। अब देखते हैं पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कृति की खोज हुई थी, ठीक है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणीकरण में हुई। यहाँ देखिएगा कब हुई थी, तो सबसे पहले 1867 में हुई थी पुरापाषाण कलाकृति की खोज, और किसके द्वारा किया गया था, तो एल कार्लाइल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं भारत में मानव अस्थिर पंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है, ठीक है। तो मानव अस्थिर पंजर जो है वो कब से प्राप्त होते हैं, तो वो मध्यपाषाण काल से प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे हाईलाइट किया जा चुका है, हालांकि भी इसको भी देखते चलेंगे। यहाँ देखते हैं भारत में
नवपाषाणिक कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। ठीक है, भारत का जो सबसे प्राचीन नगर है वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर पूछा जाए तो वो मोहनजोदड़ो होगा, याद रखेंगे इसको। चलिए यहाँ अब हम लोग देखते हैं कि सिंधी भाषा में मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है उसे ही मृतकों का टीला कहा जाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं कि असम का श्वेतभु जो है, श्वेतभु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। ये भी याद रखेंगे कि भारत में एकमात्र जो मानवाभ कपि है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, वो असम राज्य में पाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, इसका संबंध जो था जोरवे संस्कृति से था। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जोरवे संस्कृति का जो संबंध है किस बस्ती से था या किस क्षेत्र से था, तो इनाम गांव से था, याद रखेंगे इसको। जोरवे संस्कृति का जो संबंध था वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो इनाम गांव क्षेत्र था उससे था। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला। ठीक है, अब देखते हैं भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। ठीक है, तो भीमबेटका जो गुफा है वो पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। मतलब जो भीमबेटका गुफा है उसमें पूरा पाषाणिक युग में लोग रहते थे, जो आदि मानव थे वो रहते थे। अब देखते हैं यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे क्या किया, भीमबेटका में आदि मानव द्वारा शैल चित्र और शैलाश्रय बनाया गया है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है, और माना जाता है कि वो जो चित्र बनाया गया है वो पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के बीच बनाया गया है। अब ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ठीक है, और वो जो भीमबेटका के अंदर जो चिन्ह मिले हैं, जो चित्र मिले हैं, वो जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह मिले हैं, यानी कि उससे पुराना चिन्ह नहीं मिला है, यानी कि उससे पुराना साक्ष्य नहीं है कि भारतीय महाद्वीप में मनुष्य रहा करते थे। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य वही है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न ये भी आता है कि भीमबेटका जो है कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, याद रखेंगे। भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। ठीक है, 1957-58 में किसने की थी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। अब देखते हैं भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। ठीक है, तो भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया था, 1990 में। अब देखते हैं इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई थी 1990 में। यूनेस्को के द्वारा 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। कब, 2003 में। अब देखते हैं भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है, तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो मिला है नर्मदा घाटी में मिला है। इसमें क्या हमको याद रखने वाली बात है, तो इनाम गांव का जो संबंध है किससे है, जोरवे संस्कृति से है। ठीक है, भीमबेटका गुफा जो है ये अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है कि भीमबेटका गुफा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखेंगे, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखते हैं तो इनाम गांव किस लिए प्रसिद्ध है, तो जोरवे संस्कृति के लिए। भीमबेटका सबसे पहले कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, याद रखेंगे इसको। इसके अलावा इसकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी 1957-58 में, ये याद रखने वाली बात है। और ये अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया, और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसमें इतना ही याद रखना है। ये नोट देखते हैं यहाँ पे, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, तो वैज्ञानिक आधार से यानी कि वैज्ञानिक तरीके से कि जिसने भी भारतीय जनसंख्या का विभेदीकरण किया वो कौन व्यक्ति थे, रिजले थे। अब पढ़ते हैं यहाँ पे
सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से, दोनों सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर अगर बुक में प्रश्न ये ऐसा है आपके कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। अब देखते हैं यहाँ पे रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, ठीक है। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि। अब देखते हैं इसका विस्तार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा है, आकृति, तो ये त्रिभुजाकार है। अब देखते हैं कि कार्बन 40 होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कार्बन 40 होता क्या है। तो मान लीजिए कि कोई प्राचीन पदार्थ मिला, ठीक है, पुरातत्व विभाग द्वारा खोज की गई प्राचीनतम पदार्थ की, तो होता क्या है, उसमें पता किया जाएगा कि कार्बन की मात्रा, कार्बन 14 की मात्रा कितनी है। तो धीरे धीरे क्या होती है, वो चीज़ जितनी प्राचीन होगी उसमें कार्बन 14 की मात्रा उतनी ही कम होगी। तो उसके आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम है, धीरे धीरे उसमें क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जितनी कम है वो पदार्थ उतनी प्राचीन है। और इसकी खोज किसने की थी, तो BF लिबी द्वारा इसकी खोज की गई थी 1946 में। इस पद्धति की, कार्बन 14 पद्धति की जो खोज की गई थी वो BF लिबी के द्वारा 1946 में की गई थी, ठीक है। तो जैसा कि पहले बताया गया कि इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है, उतनी ही पुरानी मानी जाती है। चलिए देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। बस इसमें इतना याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन थे, प्रमुख निवासी, तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आगे देखते हैं, सर जॉन मार्शल ये क्या थे, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने 1944 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। खोज की थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा जो किसने की थी वो सर जॉन मार्शल ने की थी, ठीक है, 1924 ईस्वी में। यहाँ देखते हैं सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक देखते हैं पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे है, जो कहाँ स्थित है, सुतकागेंडोर में है। अब देखते हैं पूर्वी पूरा स्थल जो है वह हिंडन नदी के किनारे कहाँ, आलमगीरपुर है, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा में है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पूरा स्थल जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, कहाँ, दाइमाबाद में, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाराज, ये नाम देके पूछा जाता है कि पूरा स्थल चिनाब, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि नाम देगा और पूछा जाएगा कि ये क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है, ठीक है। तो दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर है, दाइमाबाद में, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, यानी कि जितने भी जगह मिले हैं उसमें से केवल 6 ही ऐसे हैं जिन्हें बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, बड़ी नगर माना गया है। वो कौन कौन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। ये 6 ही क्षेत्र हैं जिन्हें बड़े क्षेत्रों की संज्ञा दी गई है। अब इन 6 क्षेत्रों से किन किन चीज़ों की प्राप्ति हुई है, किसने इनकी खोज की, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में पढ़ लेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। नोट देख लेते हैं हम लोग। नोट है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है, ठीक है। तो भारत में, याद रखिएगा, भारत में पाई जाने वाली ये पहली क्षेत्र है जिसे यूनेस्को ने
2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। यहाँ देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो मिले हैं गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, भारत में। इसके पहले तो भारत और पाकिस्तान एक था, तो बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए हैं। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो वाला जो क्षेत्र है अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात किया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था, मोहनजोदड़ो था, लेकिन ये पाकिस्तान में है। भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े जो स्थल है वो कौन से हैं, राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिला में है, और इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। इतना में क्या याद रखना है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले धौलावीरा को, ठीक है, ये भारत में पाए जाने वाला पहला ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। कब, 2021 में। अब देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत में किस राज्य में खोजे गए हैं, गुजरात में खोजे गए हैं, याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, पाकिस्तान में है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो लोथल एवं सुतकोतदा, याद रखेंगे। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से प्राप्त होता है। याद रखेंगे, जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा इमारत है वो कौन है, तो स्नानागार है। ठीक है, इसका रेशियो दिया गया है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड कितना है हुआ, तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, और अग्निकुंड जो है वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के में जो अग्निकुंड है वो किस जगह से प्राप्त हुए हैं, किस क्षेत्र से, तो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। चलिए ये देखते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर कौन कौन से जानवर विराजमान है, यहाँ देखते हैं, तो हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस, ये 4 थे, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है प्रश्न से भी, इनमें से कोई एक भिन्न दे देगा ऑप्शन, बोलेगा क्या, या तो इन चारों में से कोई एक होगा, बाकी 3 भिन्न होंगे, या फिर 3 भिन्न होंगे और चारों में से एक होगा। तो आपको ये याद रखना होगा, हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा, इन्हीं चारों का अलंकरण मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ये याद रखेंगे। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, याद रखेंगे। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुनहोदड़ो से मिले हैं। तो मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल एवं चुनहोदड़ो से। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी, भावचित्रात्मक थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या याद रखना है इसमें, तो इसमें ये देखना है हमको, सबसे पहले 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की यहाँ पे वर्णन की गई है। उनके चारों ओर कौन कौन से जानवर रहते थे, तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, इसको याद रखेंगे। और सबसे अधिक जो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन मिलता है किस पशु का, तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है, और यहीं से आयताकार मुहर पे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। और मनके बनाने के जो कारखाने मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, लोथल एवं चुनहोदड़ो से मिले हैं। और यहाँ की जो लिपि हुआ करती थी वो भावचित्रात्मक होती थी। नोट देखते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी।
ठीक है। तो लेखन कला की जो प्रणाली विकसित हुई है तो सबसे पहले किस सभ्यता से? सुमेरिया की सभ्यता से विकसित हुई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो घरों के बनाने के लिए जिस विन्यास को अपनाए थे वो कौन सी पद्धति थी? तो ग्रिड पद्धति थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे और केवल लोथल ही ऐसा नगर था जिसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी वो क्या थी? गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य मिला है बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं। तो जो लेखन कला की सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं किस सभ्यता से? सुमेरिया की सभ्यता से, ठीक है। घरों को बनाने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था? ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। और सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल थी गेहूं और जौ थी और मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य मिला है बनमाली से मिला था और उस समय के जो लोग थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। और रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की जो इकाई होती थी वो लगभग 16 के अनुपात में हुआ करती थी और सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसे गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो मेलुहा शब्द मिला है उसका वो किस लिए है? तो सिंधु सभ्यता, यानी कि उसका अर्थ जो होता है सिंधु सभ्यता ही होता है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी कि व्यापारियों के हाथों में था। उस समय के जो भी प्रशासक थे वो क्या थे? व्यापारिक वर्ग ही हुआ करता था। अब देखते हैं यहाँ पे एक नोट है। तो पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो किसने कहा है? पिगट ने कहा है, याद रखेंगे। या फिर पिगट ने किसे विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी, ठीक है। यहाँ पे ये लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंसे गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो मेलुहा शब्द मिला है उसका अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता से है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिगट ने कहा है। इसके अलावा उस समय के जो लोग थे वो नेचर की ही पूजा किया करते थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। इसके बावजूद वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, जो स्वास्तिक चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह में सूर्योपासना का अनुमान लगाया गया, यानी कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है इसलिए अनुमान लगाया गया है कि उस समय के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी में भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के समय मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। उस समय लोग मातृ देवी की उपासना किया करते थे। और पशुओं में जो सबसे पूज्य था वो कुबर वाला सांड था, ठीक है। वो उस समय के पशुओं में विशेष पूजनीय था। स्त्री मृद मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। यहाँ देखते हैं, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। इसमें आपको याद क्या करना है उसको देख लेते हैं। याद करना है तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। यहाँ से किसी भी तरह के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। पशुओं में जो सर्वाधिक पूजनीय था वो कुबर वाला सांड था, ठीक है। और उस समय का जो समाज था मातृ सत्तात्मक समाज था, ऐसा अनुमान
वहाँ से मृद मूर्तियाँ जो मिली हैं वो ज़्यादातर स्त्री मृद मूर्तियाँ मिली हैं, ऐसा अनुमान इसलिए लगाया गया है। ठीक है, और उस समय के लोगों को मनोरंजन के लिए जो मुख्य साधन था वो था शिकार करना। इतना ही याद करना है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, वे लोहे से भी परिचित नहीं थे। जब लोहे से परिचित नहीं थे तो तलवार तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, यानी कि जिसमें सामान्य लोग रहते थे वो शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति ये भी प्रचलित थी। ठीक है, इसमें केवल ये याद रखना है। याद क्या रखना है? तो लोग तलवार से परिचित नहीं थे, लोहे से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, तो कालीबंगन का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ पे प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति ये भी प्रचलित था। चलिए यहाँ देखते हैं। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। ये इंपॉर्टेंट है कि युग्म समाधियों का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? लोथल एवं कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता का जो विनाश का जो संभव कारण बताया गया है वो बाढ़ बताया गया है कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है। ठीक है, और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लिया जाए तो आपको ये याद रखना है कि युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली है? तो लोथल एवं कालीबंगा से मिला है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। और सभ्यता का ये जो सिंधु सभ्यता है इसका विनाश जो है किस कारण से हुआ? तो बाढ़ के कारण से हुआ। ठीक है, बस इतना ही। आगे देखते हैं इसमें। चलिए यहाँ देखते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार होते थे। कहाँ से कौन सी वस्तु आयातित की जाती थी? तो तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था? खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से तांबा का व्यापार किया जाता था। चांदी का आयात अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। सोना का आयात कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। टीन का आयात किया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद का आयात सौराष्ट्र से किया जाता था। लाजवर्त का आयात मेसोपोटामिया से किया जाता था। सीसा का आयात ईरान से किया जाता था। यहाँ देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति कहाँ है इसको देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थल, नदी और स्थिति, उत्खननकर्ता ये सारे देखेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं इसको हम। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है। इंपॉर्टेंट मात्र दो ही हैं। जैसे हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीनवाल जिला के पास है। और ये क्या है? इसकी जो खोज की थी दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स व्हीलर ने की थी। जो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में की थी। ठीक है, माधव स्वरूप ने 1946 में की थी और माधव स्वरूप 1926, व्हीलर ने 1946 में। आपको क्या बताना है इसमें? आपको बस यही बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी किसने की थी? सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो पाकिस्तान के पंजाब में है। दूसरा देखते हैं मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे है। वर्तमान में इसके जो स्थिति है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है वर्तमान में। और इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में, मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में की थी। आगे देखते हैं, चनहुद्रो को देखते हैं। तो चनहुद्रो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। वर्तमान में ये सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में है। और इसकी खोज किसने की थी? मैके ने 1925, एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की थी। चलिए, कालीबंगन ये घगर नदी के किनारे है। वर्तमान में ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1991 में, बी.वी. लाल एवं बी.के. थापर ने 1961 में की थी। कोटदीजी जो है वर्तमान में ये सिंधु नदी के किनारे था। वर्तमान में ये कहाँ है? तो सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। इसकी खोज फजल अहमद ने 1953 में की थी। रंगपुर ये मादर नदी के किनारे स्थित था।
ठीक है। वर्तमान में इसका जो स्थिति है, गुजरात का कठियावाड़ा जिला है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953-54 में की थी। रोपर ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में इसकी स्थिति पंजाब का रोपर जिला है और इसकी खोज यगदत्त शर्मा ने 1953-56 में की थी। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में इसका स्थान क्या है, तो गुजरात का अहमदाबाद जिला। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। इसकी खोज यगदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। सुतका गेंडोर ये दास नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है और इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, तो ऑरल स्टाइन ने की थी। ऑरल स्टाइन ने की थी कब, 1927 में। बनमानी ये रंगोई नदी के किनारे था। वर्तमान में इसका स्थिति क्या है, तो हरियाणा का हिसार जिला। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1974 में। धौलावीरा ये लूनी नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में इसकी स्थिति गुजरात के कच्छ जिला में है और इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में की थी। ठीक है। सुतकागेंडोर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो ये सादिकौर नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में इसकी स्थिति दक्षिणी बलूचिस्तान है और इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने की थी 1962 में। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो भी जानकारी थी, आपको दे दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद ये प्रयास किया जाए कि प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक दिया जाए। तो जिस प्रकार से ये टॉपिक चल रहा है, जिस तरह से ये सीरीज चल रहा है, काफ़ी जल्द ही आपकी जीके की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।